स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि नई आर्थिक नीति क्या है या नए आर्थिक सुधार क्या हैं, और उसमें हमने देखा था कि नई आर्थिक नीति के दो भाग थे। एक थे संरचनात्मक नीति से संबंधित, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात है, और विदेशी व्यापार नीति की बात है। इसके अलावा विदेशी निवेश की बात है। दूसरी तरह की जो पॉलिसी में परिवर्तन हुआ नई आर्थिक नीति के अंदर, वो थी स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़, यानी कि स्थिरीकरण नीति, जो अर्थव्यवस्था के अंदर स्थिरता लाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव ना हो ज़्यादा, और उसमें मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की बात होती है। तो हम लास्ट वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं कि निजीकरण क्या, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण क्या होता है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है, या जिस पॉलिसी पर बात करेंगे वो है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। तो सबसे पहले बात आती है कि निजीकरण होता क्या है। निजीकरण से अभिप्राय है कि वो उद्योग, वो क्षेत्र जिनमें उद्योगों को पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया हो, उन क्षेत्रों के अंदर निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ा देना है। कि जिन उद्योगों को हमने पहले रिजर्व कर दिया था, आरक्षित कर दिया था सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ ही उत्पादन कर सकती हैं, या वही उस क्षेत्र के अंदर अपनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कर सकती हैं, उनको अब निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाए। इसमें दो तरीके से काम हुआ। एक तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे, उनकी जो हिस्सेदारी थी उनको पार्टली यानी कुछ हिस्सों को बेच दिया गया निजी क्षेत्र को, जैसे 30% या 20% हिस्सेदारी को बेच दिया गया। इसमें किस तरीके से बेचा गया कि सार्वजनिक उद्यमों की जो शेयर्स थे उनको या तो विदेशी विदेशी निवेशकों को बेच दिया गया, या संस्थागत निवेशकों को बेच दिया गया, या म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया गया, या पब्लिक को बेच दिया गया। दूसरा क्या था कि किसी सार्वजनिक औद्योगिक उद्यम को, किसी सार्वजनिक उद्यम को पूर्ण रूप से ही, यानी कि 100 के 100% उसकी हिस्सेदारी किसी और को, किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को बेच दी जाए, या निजी व्यक्ति को बेच दी जाए। ऐसा बहुत सी कंपनियों के साथ हुआ है जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र में थी, और उनकी 100% हिस्सेदारी को बेच दिया गया, और अब वो निजी क्षेत्र के अंदर आ चुकी हैं। तो इस निजीकरण को करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी बात की है कि इसका बड़ा कारण था सरकार का राजकोषीय घाटा। सरकार ने एक नीति जो चलाई सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित किए जा रहे थे सार्वजनिक क्षेत्र में, जिसकी वजह से सरकार के जो खर्चे थे सार्वजनिक इकाइयों के अंदर, सार्वजनिक उद्यमों के अंदर, वो बढ़ रहे थे। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की गई इकाइयों की जो कार्यकुशलता थी, जो उत्पादकता थी, वो कम थी और लगातार घट भी रही थी। यानी कि एफिशिएंसी की कमी थी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, कार्यकुशलता नहीं थी, जिसकी वजह से वो लगातार बहुत सारी इकाइयाँ, लगातार करीबन 70% सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम लगातार लॉसेस जनरेट कर रहे थे, यानी हानि में, घाटे में चल रहे थे। इस वजह से निजीकरण करने की आवश्यकता महसूस हुई। अब निजीकरण करने के लिए किया क्या गया था? सबसे पहली बात, डी रिजर्व किया गया औद्योगिक उद्यमों को, यानी जो सार्वजनिक औद्योगिक क्षेत्र को डी रिजर्व किया गया। जब हमने पहली औद्योगिक नीति बनाई, फिर दूसरी औद्योगिक नीति बनाई, तो हमने 17 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया था कि भाई इन 17 प्रकार के उद्योगों के अंदर, इन 17 प्रकार के क्षेत्रों के अंदर केवल सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ ही उत्पादन कर सकती हैं, केवल उन्हीं का उत्पादन होगा, क्या वही अपने उद्यम स्थापित कर सकती हैं। तो इनकी संख्या को घटा करके पहले 6 कर दिया गया 1991 में, उसके बाद 5 कर दिया गया, फिर 2 कर दिया गया, और जो लास्ट अपडेट जो बुक्स के अंदर मिलती है वो है 2 उद्यमों के लिए, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी के लिए,
लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या घट करके 1 हो चुकी है, क्योंकि अब रेलवे को भी डिरिजर्व कर दिया गया है। अब रेलवे के अंदर भी निजी निवेश को आमंत्रित किया जा चुका है। रेलवे के भी शेयर्स, IRCTC के जो शेयर्स हैं उनको शेयर मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है, जिसे निजी क्षेत्र द्वारा बड़ी भारी मात्रा में पिछले दिनों खरीदा गया। तो इस तरह से अब रेलवे के अंदर भी निजी क्षेत्र की एंट्री हो चुकी है, यानी रेलवे का भी पार्टली निजीकरण होना शुरू हो चुका है या निजीकरण हो चुका है कुछ हिस्से का। तो ये काम किया गया। इसके अलावा जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे उनके शेयर्स को बेचा गया। किन्हें बेचा गया? या तो विदेशी निवेशकों को बेचा गया, या संस्थागत निवेशकों को बेचा गया, या म्यूचुअल फंड्स को बेचा गया, या लोगों को बेचा गया। इस तरीके से करीब मिला करके 2017 तक 2,47,383 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर्स को, सार्वजनिक कंपनियों के शेयर्स को बेचा गया था। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जिनकी 100 की 100% की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को दे दी गई थी। इसके अलावा निजीकरण के अंदर एक चीज़ और की गई, वो थी सिक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, यानी बीमार हो चुकी इकाइयाँ। बीमार हो चुकी औद्योगिक इकाइयाँ वो होती हैं जो बहुत लंबे समय से लगातार घाटे में चल रही होती हैं। उन इकाइयों को सिक यूनिट्स, उनको बीमार इकाइयाँ कहा जाता है। जैसे 91 से पहले ये पॉलिसी थी कि अगर निजी क्षेत्र के अंदर कोई ऐसी औद्योगिक इकाई है जो लगातार घाटे में चल रही है, जो बीमार है, उसका अधिग्रहण सरकार द्वारा कर लिया जाएगा। पहले सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी, नहीं होता तो सरकार उसका अधिग्रहण करके उससे खुद चलाने की कोशिश करती थी। अब ऐसा ही कर दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए भी, कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कोई औद्योगिक इकाई, कोई औद्योगिक उद्यम लगातार घाटे में चल रहा है, मतलब कि लगातार उसे लॉसेस हो रहे हैं, घाटा हो रहा है, बीमार है वो इकाई, तो उसको भी क्या किया जाएगा, उसे चलाने के लिए निजी क्षेत्र को दे दिया जाएगा, यानी कि उसकी मैनेजमेंट, उसकी हिस्सेदारी को क्या कर दिया जाएगा, निजी क्षेत्र को बेच दिया जाएगा। इसके अलावा जो एक और स्टेप उठाया गया था प्राइवेटाइजेशन के लिए, वो था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली था जो सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां हैं उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, क्यों? क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों की अकुशलता के पीछे, उनकी इनएफिशिएंसी के पीछे जो बड़ा कारण था वो था इन उद्योगों के अंदर अपर लेवल से, यानी कि मिनिस्ट्री लेवल से होने वाली दखलंदाजी। उनके जो निर्णय थे, वहाँ की मैनेजमेंट स्वतंत्र रूप से उन निर्णयों को नहीं ले पाती थी। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाई के अंदर उससे संबंधित मंत्रियों, सरकार के लोगों का लगातार हस्तक्षेप बना रहता था, जिसकी वजह से वहाँ के जो मैनेजमेंट है, टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है, वो निर्णयों को अपने आप स्वतंत्रतापूर्वक नहीं ले सकती थी। लेकिन MOU के साइन होने के बाद जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता है वो सार्वजनिक उद्यमों को प्रदान की गई। और इसमें जो रेगुलर डिसीजन हैं किसी भी सार्वजनिक उद्यम के, जो प्रतिदिन होने वाले निर्णय हैं, जो सामान्य निर्णय रोज़ाना चलते रहते हैं, उनके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की परमिशन, किसी भी प्रकार की अनुमति या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन सरकार को देने की ज़रूरत नहीं थी। तो 1991-92 के अंदर कुल मिलाकर के 71 औद्योगिक इकाइयों, सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों द्वारा MOU को साइन किया गया था। और 2016-17 तक 234 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने MOU को साइन किया है। और MOU के साइन होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जो परफॉर्मेंस है वो 77% इम्प्रूव हुई है, यानी कि 77% उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे हैं जो अब प्रॉफिट जनरेट करने लगे हैं। इसके बाद से लगातार जो भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं वो रतन कंपनियां, नवरत्न कंपनियां और महारत्न कंपनियों
का रूप लेती जा रही हैं। इसके अलावा एक नेशनल रिन्यूएबल फंड बनाया गया था। नेशनल रिन्यूएबल फंड बेसिकली बनाया गया कि जब सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण होना शुरू हुआ तो वहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ थे, वहाँ पर जो कर्मचारी थे, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, उनको एक बेहतर प्लेस देने के लिए ये फंड बनाया गया था। इस फंड की स्थापना से के साथ बहुत सारे जो कर्मचारी थे उनको वॉलेंट्री रिटायरमेंट दिलवाई गई, यानी कि वो अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले सकते हैं और इच्छा से रिटायरमेंट लेने पर उन्हें रिटायरमेंट के जो भी बेनिफिट्स हैं, यानी कि पेंशन वगैरह, इससे संबंधित जो बेनिफिट्स हैं वो उनको प्राप्त होते रहेंगे। और इसके लिए कुल मिलाकर के 2017 तक 6,25,000 कर्मचारियों को वॉलेंट्री रिटायरमेंट दिलाई गई और उसके लिए फ़ंड स्थापित किया गया कि उनको वॉलेंट्री रिटायरमेंट देने पर जो भी खर्चा होगा वो कहाँ से किया जाएगा, तो उसके लिए ये फंड की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इंक्रीज़ इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन प्लान्स, जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, जितने भी हम डेवलपमेंट से संबंधित योजनाएं बनाते हैं, उसके अंदर निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया गया कि जितनी इन्वेस्टमेंट देश के अंदर होती है उसका करीबन 75% निजी निवेश के रूप में होना चाहिए, तो उस पर काम किया गया। इसके अलावा सेटिंग अप ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया जिसके अंदर क्या किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की जिन औद्योगिक इकाइयों का निजीकरण किया जाएगा और निजीकरण करने से, यानी कि जब सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी, अपने शेयर्स को बेचेगी, चाहे वो 100% शेयर को बेचती है या पार्टली बेचती है, 10, 20, 30, 40, 50% शेयर्स को बेचती है, तो वहाँ से सरकार को जो पैसा मिलेगा, जो डिसइन्वेस्टमेंट से, उस विनिवेश से जो सरकार को पैसा मिलेगा, उस पैसे को एक अलग फंड के रूप में संरक्षित रखा जाएगा और उस फंड से, उस पैसे से जो जनता है उसके कल्याण से संबंधित योजनाएं चलाई जाएंगी, उन पर खर्च किया जाएगा, जैसे एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए खर्च किया जाएगा और उसका 75% वहाँ पर खर्च किया जाएगा और बाकी के 25% को उन औद्योगिक इकाइयों में लगाया जाएगा जो अभी फ़िलहाल सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर हैं और बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, तो वहाँ पर उसे री इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि वो भविष्य में और अधिक अच्छे तरीके से परफॉर्म करें और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें गवर्नमेंट के लिए। तो इस तरह की, जैसे इंडिया के अंदर जो मनरेगा की पॉलिसी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है या इंदिरा आवास योजना है, ये सभी योजनाएं जो जन कल्याण से संबंधित हैं, ये सभी योजनाएं उसी डिसइन्वेस्टमेंट से तैयार किए गए फंड पर चलाई जा रही हैं। तो ये सारे वो मेजर्स हैं जो प्राइवेटाइजेशन को करने के लिए किए गए थे, या ये कह लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की प्रक्रिया में ये सब कार्य किए गए थे। So thank you so much. That's all for this topic, privatization. Okay, bye and take care.